तो फ्रेंड्स, ये 150 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन होगी। इसमें टोटल 1500 शब्द होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। उपसभापति महोदया, रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास संस्थान के सभी साथियों ने जो प्रयास किया और जिसके फलस्वरूप हम पृथ्वी को अंतरिक्ष में भेज सके हैं, इसके लिए मैं उन सभी कर्मचारियों, सभी वैज्ञानिकों, सभी तकनीशियनों को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए एक गौरव की बात है और इसको मैं आनंद की घटना भी मानता हूँ। इससे यह भी पता चलता है कि वैज्ञानिक प्रगति की कक्षा में हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं, बल्कि कई देशों से आगे हैं। इस वैज्ञानिक प्रगति के अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी से एक विनती करना चाहता हूँ। इस दिशा में बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है। हम सभी मानते हैं कि भाषा संस्कृति की वाहन होती है और हम यह बात कई सालों से कहते आए हैं। हमारे देश की राजभाषा हिंदी है और हमारी जो प्रादेशिक भाषाएं हैं वे भी समर्थ संस्कृति की वाहन हैं। मुझे राजभाषा समिति का एक सदस्य होने के नाते बार बार इस देश को देखकर दुख हुआ है कि इस देश में वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। कंप्यूटर और वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर अंग्रेजी को चलाने की बात कही जाती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस देश की संस्कृति, जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं, उसका संबंध भाषा से भी है। इस देश में अनेकों भाषाएं हैं। हिंदी इस देश की राजभाषा है और देश की जो अन्य प्रादेशिक भाषाएं हैं वे सब समर्थ भाषाएं हैं। वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा हम इन भाषाओं को और भी प्रबल बना सकते हैं। वैज्ञानिक साहित्य के द्वारा देश की आत्मा की एकता को और भी अधिक मजबूत बना सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके लिए प्रादेशिक भाषाओं को समर्थ बनाने के साथ साथ देश को जोड़ने वाली राजभाषा हिंदी को भी समर्थ बना सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अभी तक इस दिशा में जितना ठोस काम होना चाहिए था, जितना ठोस काम वैज्ञानिकों के जरिए उठाना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया है। शायद वे हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सभी प्रादेशिक भाषाओं की बात कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जिस स्थिति में हम अब पहुंच गए हैं, जिस अंतःकरण में पहुंचने के लिए जो वैज्ञानिक काम करना चाहिए वह भी शीघ्र किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री जी इसमें रुचि लेंगे और इस एकात्मकता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और वैधानिक तरीके से इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। यही मेरी विनती है। उपसभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों और उनके साथी कर्मचारियों ने आज भारत के गौरव को बढ़ाया है और इसलिए इस देश की जनता इन सभी के प्रति सदन के माध्यम से अपना हार्दिक आभार प्रकट करती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है तो यह जो बिल उपस्थित किया गया है, तो मैं इसके उद्देश्य को बहुत देर तक सोचने लगा कि उन्होंने इस तरह का बिल क्यों उपस्थित किया। बिल को पेश करने वाले को मैंने यहाँ पर देखा है कि उनको अपनी मातृभाषा से कितना प्रेम है। मैंने तो उनको ऐसा देखा जैसे कि श्री भूपेश गुप्त इंग्लैंड में पैदा हुए और वही उनकी मातृभाषा है और उसी में वे बोलते रहते हैं। जो स्वयं अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करता, उसे यहाँ मातृभाषा की तरफदारी करने का अधिकार क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता। यदि उन्होंने इसके माध्यम से केवल क्षेत्रीय भाषाओं को और उसके बोलने वालों के प्रति प्रेम प्रकट किया है तो इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके लिए संसदीय संविधान में पहले ही अधिकार प्राप्त है।
यह बात सही है कि यहाँ सभी अंग्रेजी और हिंदी के विद्वान ही आते हों, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसे सदस्य भी आते हैं जो अंग्रेजी और हिंदी नहीं जानते और अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। उन्हें मातृभाषा में बोलने का अधिकार होना चाहिए और वह है। इसलिए इस विधेयक की आवश्यकता क्या पड़ गई, यह मैं बहुत देर तक सोचता रहा। संसद में कार्य करने के लिए संस्कृत के सिवाय जो बोली जाने वाली भाषा नहीं है, संविधान की 8वीं सूची में निर्दिष्ट सभी भाषाओं के प्रयोग के लिए उपबंध किया गया है। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के दर्जे में समानता की सुनिश्चितता कराना तथा संसद के कार्य को लोकप्रिय तथा लोकतांत्रिक दिशा प्रदान कराना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों में बताया है। यदि उनका यह उद्देश्य है कि अंग्रेजी तथा हिंदी के समान और भाषाओं में भी कार्य हो, तो यह बता देना चाहता हूँ कि अभी तो हिंदी को भी अंग्रेजी के साथ नहीं ला सके और उसका हमारे बजट पर कितना खर्चा पड़ा। अगर यह 14 भाषाएं समान रूप से प्रयोग में आने लगें सभी दफ्तरों में और कार्य हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त इनमें भी होने लगे, तो हमारे बजट पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। यदि केवल बोलने की सुविधा की बात है तो वह पहले से ही है। यदि इसका उद्देश्य यह है कि हिंदी और अंग्रेजी के समान सभी भाषाओं में कार्य हो, तो यह बहुत खतरनाक बिल है और इसका असर हमारे बजट पर बहुत पड़ेगा। हमारा देश गरीब है और खर्च बढ़ने के माने यह है कि सरकार टैक्स लगाएगी और इससे हमारी गरीब जनता पर बोझ पड़ेगा। भूपेश जी गरीबों के हमदर्द बनते हैं। उनका कहना तो यह है कि गरीबों की मदद हो, लेकिन यह सब टैक्स गरीबों पर ही पड़ेगा। यह टैक्स बढ़ाने का एक और षड्यंत्र भूपेश जी ने जाने में या अनजाने में कर दिया, यह मैं नहीं जानता, क्योंकि विधेयक तो साधन होते हैं, किसी साधन के लिए साध्य नहीं होता, साध्य तो देश है। उपाध्यक्ष जी, यह विधेयक एक मासूम सा विधेयक है, इसलिए इसका स्वागत करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन खेती में ऐसी दवाइयों की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है और कोई दवाई गलत न दी जा सके, कोई उसमें गलत व्यापार न करे, उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक वक्त था जब खेती भगवान के भरोसे इंसान करता था और मुआवजे का एक तरीका था, किसान उसके ऊपर निर्भर रहता था। आज तो विद्वान ने उसको एक तरह से इंडस्ट्री बना दिया और कहीं खेती में कहीं दूसरी चीज़ों में इतना पैसा लगाना पड़ता है कि अगर एक फसल भी उसकी फेल हो जाए तो किसान को 2, 3, 4 साल के लिए मुश्किल हो जाती है। महोदय, जब कीटाणुओं का हमला होता है तो दवाई छिड़कना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सारे साल की मेहनत कीटाणु तबाह कर देते हैं। अभी हरियाणा की सरकार ने पिछले महीने में 4 विमानों की मांग की कि हमें दवाई छिड़कने के लिए विमान चाहिए। सरकार को विमान नहीं मिल पाया। 1 महीने के बाद सरकार को सूचना दी जाती है कि 2 विमान मिल जाएंगे, जबकि 4 का ऑर्डर दिया था। इतनी देर में आने से कीटाणुओं ने जो नाश करना था वह कर दिया होगा, फसल क्या बचेगी। यदि ठीक समय पर दवाई न छिड़की जाए तो फिर वह डंठल पर दवाई छिड़कने की बात रह जाती है, वह फसल पर दवाई छिड़कने की बात नहीं रह जाती। इसी तरह से जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया, कई दफ़ा खराब दवाई छिड़की गई, अगर दवाई अच्छी नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो यह भी ज़रूरी है कि दवाई ठीक हो, यह भी ज़रूरी है कि व्यापारी भी उसमें कोई गड़बड़ न करे और ठीक समय पर छिड़काव करे। जहाँ तक हाथ से छिड़काव का या छोटी मशीन लगाकर छिड़काव करना है तो वह तो किसान अपने दम पर कर सकता है। अपने खेत में कोई बीमारी का मुकाबला करना है, कोई कीटाणुओं का मुकाबला करना है
तो कर सकता है, लेकिन बीमारी सारे आस पड़ोस में हो तो वह तो सरकार का काम है। सरकार भी इसी तरह कर सकती है, जैसे विमानों के जरिए दवाई छिड़का दी, लेकिन वह ठीक समय पर अगर हो जाए तो अच्छी बात है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने व्यापारियों, बेचने वालों और बनाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की बात आवश्यक बतलाई है। वहां उसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब प्रदेश सरकार विमानों की मांग करे तो इसकी व्यवस्था केंद्रीय सरकार को जल्दी कर देनी चाहिए। जहां पर इस चीज पर इतना ज़्यादा खर्चा होता है, वहां पर आपको देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इतना खर्चा करना कोई ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि कम ही मालूम होगा। अगर आप वक्त पर विमान नहीं देंगे तो फसल को नुकसान हो जाएगा, जो इस पर खर्च से ज़्यादा होगा। स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज़ के लिए 150 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।